बुरा लगा। मैंने कहा साहब आप जानते नहीं हो, मैं इन सिखों को ना जाटूं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। भाई सतपाल भाई क्या हाल है, क्या हुआ? मैं कहा साहब 40 जवान हमारे मर गए और हमारी गलती से मरे। तो वो भी नहीं, चुप रहना, इस पर बोलना नहीं है कुछ। फिर 2 घंटे बाद मुझे अजीत डोभाल का फ़ोन आया कि सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है कुछ भी। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मकान नहीं दिया। अमित शाह साहब को अंदाज़ा नहीं है, उनको अपनी याददाश्त करनी चाहिए। ये सारे सवाल मैंने तब उठाए थे जब मैं गवर्नर था। किस चीज़ का डर अभी बीजेपी को ऐसा है उनको ये है कि ये कोई वो ना कर दे, कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर दे, कुछ कर दे। 6 महीने पहले बात तो मोदी को ही लोग कह देंगे आप जाओ निर्णायक मंडल में। ये भी तो 75 के हो रहे हैं। अब मैं यही तो कहता हूँ, इसको भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। हाँ। मैंने इनको शिकायत की कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा, मतलब भयानक भ्रष्टाचार था। बिहेव किया सबके साथ, बहुत घमंड में है। आरएसएस ही हटाएगा इसको, खुद तो नहीं हटेगा ये। नमस्कार दोस्तों, न्यूज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। तो आज हम एक ऐसे राजनेता से बात करने आए हैं, या फिर मैं यूं कहूं कि एक ऐसे जाट नेता से बात करने आए हैं। मोदी शाह युग वाली बीजेपी में जब कोई सवाल करने से डरता था, इस राजनेता ने उस वक्त खुलकर बात कही, और बात ऐसी कही कि जो बीजेपी को बेहद चुभ गई। हमारे साथ मौजूद हैं सत्यपाल मलिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। सवाल समझ नहीं आता कि आज के दौर में क्या किया जाए किसी भी राजनेता से सर, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आपका नाम ऐसे नेताओं में शुमार है जो मोदी और शाह दोनों से नहीं डरते। जिस वक्त लोग ये सोचा करते थे कि हम मोदी और शाह के बारे में, या फिर कोई भी अगर गलत काम हो रहा है, बीजेपी की जहां सरकार है वहां 2 शब्द कहें या ना कहें। आप एक ऐसे नेता थे, एक ऐसे गवर्नर रहे। जम्मू कश्मीर की मैं बात कर लूं, पुलवामा अटैक जब हुआ, या फिर उसके बाद किसानों के बारे में, किसानों को लेकर जो आप, क्योंकि आप किसान नेता भी रहे और एक जाट परिवार से आते हैं, तो शायद इस वजह से जो जुड़ाव आपने किसानों से महसूस किया, क्या आपको कभी ऐसा लगा नहीं कि शायद ये आगे जाके मुझ पर भारी पड़ जाएगा? मैंने 10 दिन सोचा कि मैं गवर्नर हूँ, मुझे बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, और अल्टीमेटली मैंने तय किया। चूँकि मैं चरण सिंह जी के साथ रहा हूँ, तो वो ये कहते थे कि बेटा जब तुम्हारे वर्गों का सवाल आए तो चाहे जो चीज़ छोड़नी हो लड़ जाना चाहिए। तो मैं अपना इस्तीफ़ा जेब में रख के गवर्नरशिप का, क्योंकि गवर्नर था, तो मैं मिल लेंगे आप प्रधानमंत्री से। तो बोले बताओ कैसे? मैं कहा साहब ये पड़े हैं किसान, 4 महीने हो गए थे तब, तो इनसे आप बात कर लीजिए। उसने कहा नहीं क्या बात करनी, चले जाएंगे। फिर मैंने घुमा फिरा के कहा कि आप ना करें, आपका कोई मिनिस्टर कर ले, कोई नुमाइंदा कर ले, कि कोई ज़रूरत नहीं है सतपाल, कुछ नहीं, चले जाएंगे। तो मुझे थोड़ा बुरा लगा। मैंने कहा साहब आप जानते नहीं हो, मैं इन सिखों को ना जाटूं, ये तब जाएंगे जब आप चले जाओगे। एकदम चौंक के पड़ा। अच्छा, डरना मुझे इसलिए नहीं था कि मैं तो छोड़ने को तैयार था। तो आदमी की हैसियत लड़ने से बनती है, डरने से नहीं बनती। तो खैर नहीं वे वो तो बात आई, पर ये इसने रंजिश पाल ली मेरे से। मेरी सारी सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, मकान नहीं दिया। गवर्नर के रिटायरमेंट के बाद घर मिलता है, ख़ासतौर से 370 मेरी कलम से हटी थी, तो मुझे तो मिलना ही चाहिए था। मुझे पाकिस्तान से भी खतरा था, कश्मीरी मिलिटेंट से भी। लेकिन कोई सिक्योरिटी, आप आए कोई सिक्योरिटी में कहीं दिखाई नहीं दी होगा कुछ भी, लेकिन मैंने उसकी परवाह नहीं की। मैं आई फॉट हिम। तभी मेरे पिताजी से जब मेरी बात हुई थी कि मैं सत्यपाल मलिक जी के पास जा रही हूँ, तो उन्होंने कहा कि अरे वो तो बड़े सीधे साधे इंसान हैं, उनके बारे में उनसे क्या ही सवाल करना, वो तो इतने सीधे हैं कि जो भी आप बोलोगे बड़े दिल से जवाब देंगे वो, क्योंकि किसान नेता रहे हैं। तो शायद इसी सीधेपन का बीजेपी ने भी फायदा उठाया, क्योंकि ऐसा सुनने में आया कि आपको एक रात पहले, एक दिन पहले फोन आया था और पता चला था कि 370 हटाई जा रही है। वो नहीं, वो तो खैर मुझे पता था शुरू दिन से, लेकिन किस दिन हट रही है ये पता नहीं था। तो एक दिन पहले होम मिनिस्टर का फ़ोन आया कि सतपाल भाई कल एक ऐसा ऐसा लेटर भेज दो, आप ही के लेटर से हटेगी, चूँकि असेंबली तो वहाँ थी नहीं।
तो गवर्नर की सिफारिश भी हटनी थी, तो मैं खुद चाहता था ये हटे, तो मैंने अगले दिन चिट्ठी भेज दी। तो उसमें कोई मेरा फ़ायदा उठाने का नहीं था, इनको ये अंदाज था कि ये गड़बड़ नहीं करेंगे। लेकिन ये अंदाजा नहीं था कि सत्यपाल मलिक जी आवाज भी उठाएंगे पुलवामा को लेकर। हाँ, पुलवामा पे तो मैंने इनकी बेईमानी देखी। ये गए हुए थे अपनी शूटिंग कराने नेशनल कॉर्बेट पार्क में। पुलवामा दिन में हुआ, मैंने ढूंढे, कहीं मिले नहीं। तो शाम को इनका फ़ोन आया, और भाई सतपाल भाई क्या हाल है, क्या हुआ? मैं कहा साहब 40 जवान हमारे मर गए और हमारी गलती से मरे। तो बोले नहीं चुप रहना, इस पर बोलना नहीं है कुछ भी। फिर 2 घंटे बाद मुझे अजीत डोभाल का फ़ोन आया, मेरे क्लास फेलो रहे हैं लोग ही क्लास में, कि सतपाल भाई इस पर बोलना नहीं है कुछ भी। मैं कहा ठीक है, नहीं बोलेंगे। मैंने समझा कोई जांच वाँच आज तक नहीं कराई। तीसरे दिन से इन्होंने नैरेटिव बदल दिया कि पाकिस्तान की साजिश थी, ये था वो था। भाई थी, लेकिन गलती चूँकि उन्होंने क्या किया था, सीआरपी ने इनसे, इतना लंबा काफिला सड़क से नहीं जाता है, वल्नरेबल होता है, तो सीआरपी ने इनसे 5 एयरक्राफ्ट मांगे थे। 4 महीने तक उनकी अर्जी पड़ी रही मिनिस्ट्री ऑफ होम में, और उनको लास्ट में मना कर दिया। अगर ये एयरक्राफ्ट दे देते, 1 दिन का काम था। मैं तो जब हमारे बच्चे जम्मू में फंस जाते थे, बर्फ़ से रास्ता बंद होता था, उनके लिए एयरक्राफ्ट भेजता था। पालम हवाई अड्डे पे प्राइवेट एयरक्राफ्ट बहुत खड़े हैं, पैसे दो ले लो। तो खैर इन्होंने नहीं किया, तो इसलिए वो लोग मरे। और उसके बाद इन्होंने तीसरे दिन से नैरेटिव बदल दिया, पाकिस्तान। उसी पे चुनाव लड़े और उसी पे जीत गए। लेकिन आज तक किसी को सज़ा नहीं मिली कि किसकी गलती से ये हुआ। कभी ऐसा आपको लगा कि क्योंकि अमित शाह कहते हैं कि सत्यपाल मलिक जी ने ये खुलासे तब क्यों नहीं किए जब वो बीजेपी, जब हमने उन्हें गवर्नर बनाया, इस तरीके की बातें वो करते हैं, तो ये बड़े सवाल उठते हैं। अमित शाह साहब को अंदाज़ा नहीं है, उनको अपनी याददाश्त करनी चाहिए। ये सारे सवाल मैंने तब उठाए थे जब मैं गवर्नर था, छोड़ने के बाद नहीं उठाया मैंने। उस वक्त था मैं, और मैं इन मुद्दों पे छोड़ने को तैयार था, इसलिए मैंने उठाए थे। कभी ईडी सीबीआई से आपको डर नहीं लगा? सब कुछ हो गया मेरा, तो ईडी तो नहीं, ईडी लायक तो मेरे पे था नहीं कुछ। बस सीबीआई मेरी गांव की हवेली है 250 साल पुरानी, उसमें भी रेड कर गया। हाँ, हिसाबदाम में, गांव में, और सब मेरा घर, मेरे बच्चों का, सबका, एवरीबडी, मेरे स्टाफ के लोग हैं, राणा जी वगैरह, इनके सबके फ़ोन रख रखे हैं सीबीआई। कुछ नहीं मिला? था ही नहीं कुछ भी, फ़कीर लोग थे। मैं लड़ता ही नहीं, मेरे पे होता तो जो जिस पे होता वो लड़ता है क्या कहीं। मोदी जी डरते पर कहते हैं मैं फकीर हूँ, झोला उठा के चलता हूँ। बकवास करते हो, फकीर उन पे जितने के कपड़े हैं इतनी तो प्रॉपर्टी नहीं होती आदमी पे। मेरे पे तो ये 1 कमरे का मकान है, आप आए जिसमें ये देख लो। ऐसा ही ये 20 साल पहले था, ऐसा ही अब है। अच्छा, आपने कहीं कहा था एक इंटरव्यू में कि टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट किसी काम का, वो मैंने धनखड़ के संदर्भ में कहा था। हाँ, क्योंकि वो हमेशा इस तरीके से, टूटी हुई खाट और झुका हुआ जाट बेकार होता है। हाँ, आप भी जाट और शायद आप झुके भी नहीं किसी के सामने। मैं तो किसी के सामने कभी नहीं झुका। और शायद यही वजह है कि आज किसी बीजेपी नेता का कभी फोन आपको आया हो तबीयत पूछने के लिए? नहीं, वो सब डरते हैं कि पता नहीं क्या कहेगा, तो वो अपने उनके सबके फ़ोन, मेरा भी टैप हो रहा, मेरे पे तो पेगासस भी लगाया हुआ मेरे फ़ोन पे। अच्छा, हाँ। कितना मतलब किस चीज़ का डर अभी बीजेपी को ऐसा है उनको ये है कि ये कोई वो ना कर दे, कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर दे, कुछ कर दे। अच्छा, अटल जी की जो बीजेपी थी, क्योंकि आप वो डिफरेंट थी। हाँ, और ये जो अब टर्म यूज किया जाता है कि ये मोदी शाह युग वाली बीजेपी है। ये तो एक तो ये बहुत ही बदलाखोर टाइप के लोग हैं, बदला लेते हैं, रंजिश रखते हैं। अटल जी उस तरह के नहीं थे, इसीलिए अब ये कहा जा रहा है कि इस बीजेपी का पतन भी शुरू हो गया। निश्चित है होकर, क्योंकि कई वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी करना या फिर दूसरों को सम्मान न देना। नहीं, अब इनको 6 महीने पहले बात तो मोदी को ही लोग कह देंगे आप जाओ निर्णायक मंडल में। ये भी तो 75 के हो रहे हैं अब। हाँ। लेकिन अब नियम, अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर जो जंग देखी जा रही है आरएसएस, और ये मतलब ऐसी खबरें हैं कि मोहन भागवत अड़ गए वसुंधरा राजे के नाम पे, और मोहन भागवत इस बात से बहुत दुखी भी हैं। जेपी नड्डा ने जिस तरीके का बयान दिया कि अब बीजेपी पार्टी बड़ी हो गई है। अब क्या मतलब दोनों में जो तकरार है ये कहीं ना कहीं बीजेपी सीरियस है, और वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाएंगे, और फिर मोदी जी का वो 75 साल वाला नियम जो खुद बनाया था उसके एग्जिट हो जाएगी। मोदी को छोड़ना पड़ेगा। तो फिर अमित शाह तो मोदी के साथ हैं। तो अब ये इसमें बैटरी है तो रोशनी दे रहा है।
ये भी कहा जाता है कि योगी जी, केजरीवाल ने जैसा कहा था कि योगी जो है उनको भी यूपी से हटा दिया जाएगा। नहीं, योगी तो इनके हटाने में आने वाले नहीं हैं, वो नहीं हटेंगे। अच्छा, बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो अभी बहुत खफा चल रहे हैं, जैसे शिवराज सिंह चौहान को लेकर भी कहा जा रहा था, फिर उनको दबा दिया गया। उसको तो खैर आरएसएस जो है वो पार्टी का चीफ बनाना चाहती है शिवराज सिंह। हाँ, लेकिन उनको केंद्रीय मंत्री वहां पर बना दिया। अच्छा, साल 2004 में आपने बीजेपी ज्वाइन की, जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बने, गोवा भी आप पहले बिहार का बना, बिहार का, फिर जम्मू कश्मीर का बना, फिर गोवा का बना। गोवा में आपने भ्रष्टाचार देखा, हाँ, शिकायत आपने की। हाँ, मैं यही तो कहता हूँ, इसको भ्रष्टाचार से कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इनको शिकायत की कि हाँ ये भ्रष्टाचार हो रहा, मतलब भयानक भ्रष्टाचार था। तो अगले दिन इन्होंने खुद फ़ोन करते थे मुझे, सतपाल भाई आपकी जानकारी गलत है। मैं कहा साहब कैसे, कहीं किससे पता किया आप? तो ये बोले कि मैंने संगठन मंत्री। मैं कहा संगठन मंत्री तो खुद सीएम के घर में बैठ के पैसे लेता। तो तीसरे दिन मेरा ट्रांसफ़र कर दिया मेघालय। उसका कुछ नहीं बिगाड़ा जो रुपया ले रहा था। तो मैं समझ गया अब। अच्छा, आप सर सभी पार्टियों से लगभग जुड़े हैं, ऐसा क्या हुआ कि वहाँ से साथ छोड़ना पड़ा? क्योंकि मैंने सुना कि जो उनके बेटे थे अजीत, शायद उन दोनों में कोई खटपट आपको लेकर हुई थी उस समय। किसमें? अजीत सिंह में? हाँ जी। और उनके पिताजी में कुछ ऐसा हुआ था? ना कुछ जब वो लंदन से आए थे? ना वो कुछ मेरे सिलसिले में कोई झंझट नहीं था। मेरा तो ये था कि सब लोग, पार्टियां ख़त्म हो गई थी लगभग कमोबेश। अजीत सिंह की पार्टी एक इंडिविजुअल की पार्टी थी, उसमें क्या जाना। तो मैं फिर बहुत सोच समझ के और बहुत मजबूरी में मैंने बीजेपी का फैसला लिया था। और वो भी इसलिए कि मैंने अटल जी और अडवाणी को देख के लिया, उनसे मेरे बहुत अच्छे संबंध थे और वो डिफरेंट तरह के लोग थे। और ये जो है ये बिल्कुल ही अलग, ये तो अलग है बिल्कुल। ये बीजेपी बिल्कुल अलग है, विचारधारा भी अलग है। आपको सबसे पहले ऐसा कब लगा कि जो बीजेपी पार्टी मैंने ज्वाइन की थी ये वो पार्टी नहीं है, या फिर मुझे हट जाना चाहिए, या ये जनता के लिए नहीं अपने लिए काम कर रही है, सिर्फ अपना फायदा? ये मुझे लगा किसानों वाले मुद्दे से। हाँ। जिस तरह इन्होंने किसानों को हैंडल किया, उससे मुझे लगा ये दे आर नॉट प्रो पीपल। जम्मू कश्मीर में गवर्नर रहते राम माधव के साथ आपका क्या कुछ हुआ था? जो वहाँ क्या हुआ था, जब मैं गया तो वहाँ 2 केसेस थे। हाँ। जिनमें मैंने देखा कि इनमें तो घपला है, मैं नहीं करूँगा, पास फाइल्स थी वो। हाँ। और दोनों में 150 करोड़ रुपए की पेशकश थी। तो मैंने, जिसमें एक था जो मैं आपको बता ही देता हूँ, जिसमें अंबानी भी इन्वॉल्व थे, उसका इंश्योरेंस का। वहाँ जो इंश्योरेंस थी रिटायर्ड अफसरों की, उनके लिए साल में 8,500 रुपये देना ज़रूरी था। और जो बुज़ुर्ग लोग थे रिटायर, मतलब अपनी नौकरी के बाद, उनको 22,000 देना। जबकि दिल्ली में जो वो है हमारा, जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, CGHS स्कीम, उसमें धेला भी नहीं देना पड़ता। तो मैंने कहा ये तो गलत है। और उनके जो उन्होंने अस्पताल शॉर्ट लिस्ट किए थे, वो भी 3rd ग्रेड के अस्पताल थे, कोई अच्छे अस्पताल नहीं थे। तो मैंने कहा भाई ये मैं नहीं करूँगा, मैंने कैंसिल कर दिया। और आके इनको बता भी दिया, क्योंकि वो इन दिनों इनका बहुत मुंह लगा था, अंबानी का लड़का। तो मैंने कहा साहब मैं कैंसिल करके आया हूँ, आपको कराना हो तो मुझे हटा के किसी और से करा लेना, मैं नहीं करूँगा। कि नहीं ठीक है। तो वो वहाँ से शुरू हुआ सब। मतलब जहाँ जहाँ आपको लगा आप वहाँ से हटते गए कि हाँ, आप, मैं पार्टी छोड़ दूंगा, पद छोड़ दूंगा, लेकिन मैं कुछ किसी गलत में साथ नहीं दूंगा। अच्छा, सबसे जो सही आपको जिस पार्टी की विचारधारा लगी हो, देखिए सबसे प्रभावित हुए हो आप? सबसे सही तो यहाँ कम्युनिस्टों की है। दे आर पीपल विद आइडियोलॉजी। बाकी तो आइडियोलॉजी अब रही नहीं है। लोहियाइट थे हम लोग, हमें अपने पे फख्र था, वो भी सब खुर्द-बुर्द हो गए, पार्टियाँ टूट गई, क्या हुआ। और जो चरण सिंह जी के साथ लोग थे वो साफ सुथरे लोग थे। अब वो दुनिया नहीं रही, उसके बारे में सोचना ही गलत है जी। इसके अलावा राहुल गांधी को लेकर आप क्या सोचते हैं? राहुल गांधी के बारे में मेरी बहुत पॉजिटिव ओपिनियन है। ही इज़ वंडरफुल बॉय। वो दूर तक जाएंगे और उसकी पूरा परसेप्शन जो है कंट्री का या प्रॉब्लम्स का, उसके जहन में बिल्कुल क्लियर है और ठीक है।
आप राहुल गांधी से भी मुलाकात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं, क्या अंतर दोनों में दिखाई देता है? क्योंकि राहुल गांधी के लिए ये कहा जाता है, बहुत सारे नेता कहते हैं कि वो भी परिपक्व नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल परिपक्व है। बातचीत करो आप, आपको पता चलेगा। मेरी तो 1 घंटा बात हुई, इंटरव्यू करने आए थे मुझे वो, तो वो खूब परिपक्व है। आपने इंटरव्यू में एक बताया भी किसी पत्रकार से बातचीत करते हुए कि वो इतने विनम्र है कि मेरे ड्राइवर से भी हाल चाल पूछते हैं। मुझे छोड़ने आए तो मेरे ड्राइवर को नमस्ते की और कहा कैसे हो, ये है वो है। फिर कहा अच्छा रैंप नहीं है हमारे यहाँ, सीढ़ियों से उतरना पड़ा मुझे। तो उसी वक्त खड़े होकर ऑर्डर किया, भाई अगली बार रैंप बन जानी चाहिए। ऐसा मतलब हर किसी नेता में ना उसमें बहुत बहुत ह्यूमैनिटेरियन। और प्रधानमंत्री से कभी जब आपकी मुलाकात हुई थी, कभी ऐसा आपको लगा कि ये विनम्र हैं या फिर? अब मेरा कोई पर्सनल तजुर्बा इनके बारे में ऐसा नहीं, खराब भी नहीं अच्छा भी नहीं है। हाँ, मतलब ठीक है, मुलाकात हुई, आपने बातचीत की किसी भी मुद्दे पर, और उसके बाद राहुल गांधी को लेकर जैसा कि लोग चाहते हैं, युवा चाहते हैं खासकर कि वो प्रधानमंत्री बने, क्योंकि उनकी जो सोच है वो युवाओं के लिए है, रोजगार को लेकर है। लेकिन बीजेपी की जो आईटी सेल है वो कई बार हमने देखा है कि उनके बयानों को पलट देती है, या फिर मतलब अर्थ का अनर्थ कर देना जिसे कहा जाता है। कुछ ही करें पर वो रोक नहीं पाएंगे। राहुल विल गो ए लॉन्ग वे, छुट्टी कर देंगे मोदी जी, मोदी को डिसलॉज कर देगा राहुल, आगे जाएंगे। अच्छा, प्रियंका और राहुल गांधी की जोड़ी जो है इन दिनों पूरी बीजेपी पर भारी है। जैसे अभी तो हम बीजेपी के चाणक्य अमित शाह हर राज्य में अपने रणनीति जैसे बनाते हैं, लेकिन अगर हम कांग्रेस में देखें तो प्रियंका और राहुल दोनों भाई बहन की जोड़ी हिट साबित है। हाँ, अच्छा बोलते हैं, लोग सुनते हैं और अब पसंद भी करने लगे कांग्रेस को। बहुत ज्यादा छवि कांग्रेस की राहुल गांधी की वजह से यात्राओं के बाद से, खास तौर से भारत जोड़ो यात्रा भारत में आया था। अब जो भारत जोड़ो में थे, मेरे दोस्त थे कई, वो कह रहे थे साहब हम 6 बजे उठते थे, 6 बजे तैयार होके और योगा वोगा करके चल देता था। राहुल गांधी बड़ा मेहनती लड़का है। हाँ, मतलब जिस तरीके से बीजेपी नीचे गिराने की कोशिश कर रही है, तो जो सब गलत है, वो गिरेगा नहीं। अच्छा, हरियाणा में क्या हुआ सर? क्योंकि मैंने एक इंटरव्यू में देखा था, आपने भी कहा था कि हरियाणा में कांग्रेस आएगी, बीजेपी का सफाया हो जाएगा, सारी चीजें बदल 100% आ रही थी। मैं तो वहीं चरखी दादरी, मेरे मामा हैं। हाँ। तो उसके आगे गांव में बाढ़, उसमें मेरी मीटिंग थी, दिन में रात को थी चरखी दादरी में, और सब पूरा क्राउड 20-20, 25-25 हज़ार का जोश के साथ खड़ा था। तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा था कि ये जीतेंगे, लगता था बिल्कुल सरकार बनेगी। वहाँ कुछ गड़बड़ हुई है जरूर, कुछ ना कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ हुआ है। कुछ आपसी कलेश का भी जो है वो कांग्रेस को नुकसान हुआ। जी हाँ, आपसी वो इसने बहुत नुकसान किया, हुड्डा और शैलजा और हुड्डा के झगड़े में। जो सीएम वो पद की लालसा, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में अपने पद की लालसा है कि मैं पीएम बना रहा हूँ, वैसे ही हुड्डा साहब को हमेशा लगा कि भाई सीएम तो नहीं। हुड्डा की गड़बड़ ये थी कि वो तो बना हुआ था, जैसे बन गया, मेरी ओथ हो गई, किसी को गांठ ही नहीं रहा था। मैंने उसको कहा, मैं मेरा हरियाणा से बहुत ताल्लुक है, मैं भी चलूंगा कहीं कहोगे तो। तो मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। फिर मैं बाढ़ड़ा में एक मीटिंग थी, उसमें बुला रखा था उन्होंने, कैंडिडेट ने, मैं वहाँ गया हुआ था। ये आया, मुझे देख के ये दुखी हुआ, खुश नहीं हुआ कि ये कैसे आ गए यहाँ। वो दिखाना चाहता था मेरे नाम पे चुनाव हो गया, इसी वजह से ये खास वजह रही। अब आगे चुनाव झारखंड में, महाराष्ट्र में आपने उद्धव ठाकरे से भी बीते दिनों मुलाकात की थी, वहाँ किस तरीके से आपको लग रहा है कि क्या? झारखंड का तो मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, पर झारखंड में इनका वोट नहीं है बीजेपी का। और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, ये गुट, ये ऐसे लोग हैं, समझदार लोग हैं, ये जीत जाएंगे। आपने उद्धव ठाकरे से मुलाकात की? हाँ, मैं मिला, मैंने ऑफर किया अपने को कि मैं चुनाव में जो मदद होगी करूँगा। और वहाँ आपको जान के हैरत होगी कि वहाँ नासिक जिले में 22 गांव जाटों के हैं। नासिक में सारे जाटों के गांव में। हुआ क्या था कि जब ये पानीपत हार गए मराठे, तो इनके साथ इनकी लेडीज, बच्चे सब चलते थे। तो वो तो वहाँ हारने के बाद तो भगदड़ मच गई। तो महाराजा सूरजमल ने सबको बुला के डीग के किले में ठहराया और उनके साथ अपने लोग भेजे, सिपाही। तो जो गए थे उनके साथ वो वहीं बस गए, महाराष्ट्र में छोड़ने गए थे यहाँ। तो मैं अब जब गया हुआ था और आ रहा था, तो मुझे पूना में 10-12 लड़के जाटों के मिले। उन कहेंगे जी हम तो यहाँ, हमारे गांव हैं और अगली बार आपको बुलाएंगे। मैं ज़रूर आऊँगा।
तो मैंने पूछा फिर कब आए थे तुम? के जी हमारे पुरखे आए थे महाराजा सूरजमल के वक्त। अच्छा, वहाँ। ठीक है। अभी जो हम आरएसएस के हालात देख रहे हैं, जैसा कि आपने भी कहा कि राहुल गांधी बहुत जल्दी छुट्टी कर देंगे, तो अभी के हालातों को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे आरएसएस ही बहुत जल्दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छुट्टी कर देगा। आरएसएस ही हटाएगा इसको, खुद तो नहीं हटेगा ये। अच्छा, आरएसएस कह देगा गेट आउट, क्योंकि अभी दोनों की विचारधारा नहीं मिल पा रही है। बिल्कुल नहीं। वो तो और प्रवीण तोगड़िया ने भी मुलाकात अभी मोहन भागवत से की है। हाँ, नहीं, मोहन भागवत इनसे बहुत नाराज है। इतनी नाराजगी कैसे बढ़ गई दोनों के बीच? मिसबिहेव किया सबके साथ, बहुत घमंड में है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। घमंड सिर्फ इस बात का है कि अभी सरकार, प्रधानमंत्री हूँ, पावर है अभी मेरे पास, किसी भी राज्य में चुनाव बदल दो या फिर आगे कर दो। नहीं, अब ऐसा तो नहीं होगा कि चुनाव बदल दे। जनता बहुत जागरूक हो गई। इतनी जागरूकता के बावजूद भी कई राज्य ऐसे रहे जहां पर बीजेपी को जीत मिली, कांग्रेस आती दिखाई दे रही थी। कांग्रेस को थोड़ा और मंथन करने की जरूरत है, नए लोगों को समय कांग्रेस को बहुत मंथन करने की जरूरत है। देखिए, एक फर्क है, बीजेपी 24 घंटे पॉलिटिक्स करती है और बीजेपी के बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं, उनका किया काम भी बीजेपी के हक में जाता है। कांग्रेस ही बहुत आराम तलब लोगों की पार्टी है, जब सर पे आ पड़ता है तब कुछ करते हैं, वरना कुछ नहीं करते। इसी वजह से ये फर्क है। और इस फर्क के चलते ही अब जो हम देख रहे हैं कि कांग्रेस जहां आने वाली थी, या फिर हम बार बार यही कहते हैं कि कांग्रेस युवाओं के बारे में, नौकरियों के बारे में सोचती है, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी हमेशा हर मंच से रोजगार की बात करते हैं, उसके बावजूद भी कांग्रेस बैकफुट पर जा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू मुस्लिम करते हैं और हमेशा ऐसी बातें कहेंगे मंच से जो लोगों को बांटे, उसके बावजूद बीजेपी आगे आ जाती है। अब वो एक ही जगह का हुआ है, हरियाणा का ही, बाकी जगह तो कुछ खास फर्क नहीं। राजस्थान में भी कांग्रेस का बोलबाला है। राजस्थान में भी ये सब लोग कांग्रेसी अपने कामों से मरे हैं। आप एक बात नोटिस करिए, जब पार्लियामेंट का चुनाव हुआ तो कांग्रेस हनुमानगढ़ से लेके और अलवर तक जितने जाटों के जिले पड़ते हैं सब में हारी है। पूरा हरियाणा हारी है, ऑलमोस्ट वेस्टर्न यूपी हारी है। तो जहां लोग तय कर लेते हैं वो तो हरा ही देते हैं। नहीं, क्योंकि कांग्रेस के लिए तो ये कहा जा रहा था कि जाट वोटर्स जो है वो कांग्रेस के साथ हैं इस बार, क्योंकि जाट काफी ये किसान आंदोलन की वजह से नाराज थे, उन्होंने ही हराया। हाँ, काफी ज्यादा नाराज थे। और बीजेपी को भी ये बात अच्छे से समझ में आ रही थी। शिवराज सिंह चौहान को इसीलिए केंद्रीय कृषि मंत्री बनाया गया क्योंकि उनका किसानों से थोड़ी अच्छा, हाँ, और उनकी वो मामा वाली छवि जो है वो लोगों को काफी पसंद भी आती, जबकि आरएसएस सीधे तौर पर ये चाहती रही कि इनको बनाया जाए आरएसएस वो बीजेपी का चीफ। हाँ, अभी के सिनेरियो में जो हम देख रहे हैं, दो नाम सबसे आगे, वसुंधरा राजे और संजय जोशी जी का, लेकिन दोनों ही ऐसे हैं जो मोदी को पानी पिला सकते हैं, और ये डर शायद मोदी को है। संजय जोशी को तो मोदी नहीं एक्सेप्ट करेगा किसी भी तरह। हाँ, किसी भी तरह से नहीं, क्योंकि संजय जोशी तो इनका इलाज कर देंगे और इसी इलाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डरते हैं। अच्छा, मैंने जब आपके घर आई तो मैंने बहुत सारी फोटोज आपके घर में देखी, जो आपके पीछे ये इंदिरा गांधी बर्खास्त करो, ये कब की फोटो है? आप इसके बारे में? ये जिस दिन इमरजेंसी लगी उसके 3 दिन पहले की है। ये राजनाथ जी मुकदमा जीत गए थे। राजनाथ बैठे हैं इसमें। अच्छा। सर पे जो कपड़ा बांधे हुए हैं। तो उन्होंने राष्ट्रपति भवन पे धरना दिया था। तो इसमें मैं आपको बता दूंगा, इसमें नानाजी देशमुख हैं, इसमें आप, अरे मनोज बेटे फोटो उतारना ऊपर से। ये तो राजनाथ हैं, ये नानाजी देशमुख हैं, ये पीलू मोदी हैं, ये श्यामनंदन मिश्रा हैं, और ये जनेश्वर मिश्रा हैं, ये मैं हूँ, और ये जून में लगी ना इमरजेंसी। तो जून 13 का है ये। 75। ये जो तमाम यादें इस घर में आप समेटे बैठे हैं, कभी आपको ऐसा लगा, याद आई कि ये राजनीतिक गलियारे या फिर आंदोलन ये सब वापसी कर लेनी चाहिए? नहीं, वापसी तो होती नहीं है, वो तो समय बदलता है। उस वक्त दूसरी तरह। कभी बीजेपी से बात करने, कभी बीजेपी ने आपसे बात करने की ना मेरे से कोशिश नहीं की। वो मुझे जानते हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, मैं भी नहीं करूँगा कोशिश। चुप कराने की कोशिश की गई कई बार? चुप कराने की तो की, मुझे बहुत पनिश कर, हर तरह से नुकसान किया गया। सिक्योरिटी विड्रॉ कर ली, गांव में छापा मार दिया, मेरे सब स्टाफ के लोगों के यहाँ छापे मारे, इन सब के फ़ोन। राणा जी
आपका फोन मिला नहीं अभी? हाँ, इनके फोन जब्त कर लिए अभी तक फोन ही नहीं दिया ना। कब मिलेगा? अकाउंट सीज कर रखे, मेरे ड्राइवर का अकाउंट सीज कर रखा है। इतना सब कुछ सिर्फ परेशान करने के लिए या फिर चुप करने के लिए कि डराने के लिए। कभी ऐसा लगा कि अगर काश में चुप हो जाता तो शायद इतनी बड़ी कीमत नहीं चुकानी पड़ती? ऐसा तो लगता है, पर सलाह भी देते हैं लोग ऐसे, पर मैं उस तरह का आदमी नहीं हूँ। लड़ाई है तो लड़ाई है। अब पैर दे दिया तो अब दे दिया, अब किसी चीज से पीछे नहीं है हटना है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से आज लोग देखते हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो भी बोलने की हिम्मत नहीं रखते। वो ये सोचते हैं बोलने से पहले कि हम कोई आरोप लगा देंगे। आप विपक्षी नेताओं को ही देख लीजिए, कितने ऐसे नेता रहे जो बीजेपी में जाकर शामिल हो गए। उसकी वजह क्या है कि जिन्होंने इल गॉटन वेल्थ है जिनके पास, वो उस रुपए के ऊपर बैठ गए और वो नहीं चाहते उसे कोई डिस्टर्ब करे। उनको यह है कि मोदी को कुछ कहोगे तो मोदी तुम्हारी जांच कर देगा। मोदी से वही लड़ सकता है जो फकीर हो। और सत्यपाल मलिक के पास ऐसा मेरे पे तो एक कमरा ये है, छीन लो ये भी। एक कमरा है, लोगों के दिलों में जगह है, जो एक किसान नेता के तौर पर आपने बनाई कि बहुत सीधे साधे से हैं, बातचीत करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी बोलेंगे दिल से बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। बोलता मैं दिल से ही हूँ, कम वोट में। इसी सच्चाई की कीमत आपको चुकानी पड़ी राजनीति में, और आज भी आप चुका रहे हैं। क्योंकि हम जब आए हमने देखा कि बहुत ही सिंपल सा, हमें ऐसा लगा नहीं कि हम इतने राज्यों के गवर्नर जो रहे या फिर जिनका कद अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ और राम मनोहर लोहिया के साथ, इतने बड़े बड़े नेताओं के साथ जो रहे, इतनी विचारधाराओं से जुड़े, बहुत ही सिंपल, हमें लगा कि हम बहुत सिंपल व्यक्ति के घर आए। और जब आपसे मुलाकात हुई तब और भी ज्यादा आप सादे व्यक्ति लगे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो राहुल गांधी को लेकर तमाम तरह की बातें कहते हैं, कांग्रेस को लेकर तमाम तरह की बातें कहते हैं। लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से डरते हैं। आप सोचिए, एक नेता का कद इतना बड़ा और राहुल गांधी अभी डरते इसलिए कि राहुल गांधी टॉकिंग सेंस। राहुल गांधी सही मुद्दे उठा रहे हैं, इन पे जवाब नहीं है। राहुल गांधी जिस दिन हाउस में जाते हैं, ये आते नहीं। और वो ये कहते हैं कि जब प्रधानमंत्री बोलना शुरू करते हैं तो फिर आप वॉकआउट कर देता है विपक्ष पूरा उठ के। वो तो खैर विपक्ष की ड्यूटी है, वॉकआउट करना, झगड़ा करना, सब कुछ। अच्छा, प्रधानमंत्री सेशन से पहले उन्होंने कहा था कि रोते हुए आंखें भर आई उनकी कि मेरा गला घुट रहा है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। जबकि कई बार ऐसा देखा है कि जब जब विपक्षी नेताओं ने या फिर कोई ऐसी आवाज़ उठाई है तो उसके घर ईडी और सीबीआई की दस्तक हो गई है। तो लोग हाँ, तो ये राजनीति में ये पहले से चला आ रहा है या कभी फिर नहीं था? भाई, इंदिरा गांधी से हम लोग लड़ गए, हम पे तो 5 रुपए भी नहीं होते थे जब हम इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ रहे थे। कोई रंजिश नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं। लेकिन अगर यही प्रधानमंत्री या बीजेपी के तो ये तो वही करता जो अब हमारे साथ कर रखा है कि मैं 370 मेरी कलम से हटी हुई है, तो मुझे खतरा है कि नहीं? बिल्कुल। और आप मेरे यहाँ चले आए ऐसे ही, किसी ने रोका नहीं, टोका नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। तो इनका तरीका यही है कि सालों को मार दे न कोई, इन्हें पता नहीं हमें कोई मारेगा ही नहीं। अच्छा, इतना होने के बाद भी कभी भी किसी भी तरह से बीजेपी की तरफ से कोई सपोर्ट, आपको फोन आया हो? कोई भी सपोर्ट? अंदर खाने तो बीजेपी के जो लोग मिलते हैं खुश होते हैं, कहते ठीक कर रहे हैं आप। और वैसे अपनी मुलाकात को आउट नहीं करना चाहते हैं। अच्छा, ऐसे हैं बीजेपी में अभी नेता जो बहुत लोग हैं, लेकिन वो डर है उनको, वही डर ईडी का, सीबीआई का कि हम भी लपेटे में आ जाएंगे। और इसी वजह से विपक्ष के बहुत सारे नेता भी बीजेपी के पास चले गए। अब सीबीआई का बताता हूँ मैं। हमारे यहाँ 250 साल पुरानी हवेली है, छोटी ईंट की। उसमें मेरे हिस्से में कई फैमिली का हिस्सा है। मेरे हिस्से में 2 कमरे और 3 चौबारे आते हैं। हाँ, यही जी। तो उनमें सूरज की रोशनी नहीं गई, इतने अंधेरा है वो। तो ये गए सीबीआई वाले, तो हमारे चचा के लड़के रहते हैं, उन्होंने खोल दिया। तो ये गए वहाँ, ये है, तो ये इतनी इधर है, इतनी इधर है जी। तो खोल दिया और वो चले गए अंदर। वो जाते ही चचा के लड़के ने हमारे ने कहा जी इसमें भूत भी है। तो 5 मिनट में भाग आए, अच्छा भाई चाय पियो, हम तो जा रहे हैं वापस। तो वापस। अच्छा, उसके बाद तलाशी अंदर नहीं गए? अंदर कुछ था ही नहीं, अंधेरे में एक
बड़ा लोहे का बक्सा रखा हमारी माता जी का, और कुछ एक चारपाई पड़ी है, एक मूढ़ा पड़ा है, दैट्स ऑल, और कुछ ही नहीं हुआ। वो जो एक परिवार के हाँ, पास जो सामान्य ट्रेडिशनल परिवार होता है वो है। और इसी वजह से फिर वहीं से स्टार्ट हो गया बीजेपी का टॉर्चर या फिर परेशान करना, आप चुप रहिए, फोन आना किसी नहीं, मैं का, तो कोई हुआ नहीं धमकी ना भी टॉर्चर, उनकी किसी बात से टॉर्चर नहीं हुआ, तभी तो दुखी हुए ये। अच्छा, तभी वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि सत्यपाल मलिक जी तब क्यों नहीं बोले जब वो बीजेपी में थे, तब क्यों नहीं बोले नहीं, जब मैं वो तो तभी बोला जब बीजेपी में था। देखिए, अब मैं किसानों पे बोला तब मैं गवर्नर था, और मैं किस किस चीज़ पे बोला, गवर्नर रहते हुए बोला, सारी चीज़ें हटने के बाद नहीं बोला। गोवा जब आप गए, जब आपने भ्रष्टाचार की बातों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाया, तब आपको लगा कि काम करेंगे या फिर इस बारे में कोई भी एक्शन लिया जाए? मुझे लगता था कि ये एक्ट करेंगे, लेकिन इन्होंने उल्टा मेरे ही खिलाफ एक्ट कर दिया उसमें। लेकिन जो जीरो टॉलरेंस की नीति बीजेपी बताती वो है, असल में ये मेरे से चिढ़े हुए एक बात से थे, इनका मुझे खुद फ़ोन करते थे। हाँ सतपाल भाई, तो हुआ ये था कि एक इंटरव्यू छप गया मेरा इसमें, जो सुदर्शन न्यूज़ में। हाँ, जो बात मैंने नहीं बोली थी वो छप गई। अच्छा, और वो बात थी कि कश्मीर में मैंने कुछ किया, 370 हटाने का है कुछ, जो मैंने नहीं कहा था, पर उसको पता था तो उसने छाप दिया। तो इनका सुबह सुबह फ़ोन आया, गोवा में था मैं तब, अरे भाई आपने फिर कश्मीर पे बोल दिया। मैं तो नहीं बोला कि वो छपा है। मैं कहा उनने गलत अपनी तरफ से कहा, वो मुझे भी कह रहा था, मैंने तब भी उसको कहा था, मेरा ये तो प्राइम मिनिस्टर का इशारा होता है तब काम करते हैं हम लोग। तो खैर ये इसको चुप गई बात कि ये किसी को उसमें किसी को शेयर नहीं करना चाहता था, उस ब्रोडी को, 370 वाली को। अभी जो बीजेपी के नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री हों, आपको सबसे श्रेष्ठ कौन सा, मतलब ठीक कौन सा लगता है, अच्छा कौन सा लगता है कि आपको लगता है कि ये मोदी को? सबसे अच्छे हैं गडकरी जी, नितिन गडकरी। हाँ, साफ सुथरे हैं, इज ए पर्सन विद विजन, और बहुत पोलाइट हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। तो उनके एंड आई एम टेलिंग यू, ही इज द नेक्स्ट, अगर बीजेपी की कोई सरकार बनेगी अदर देन मोदी, तो उसके प्राइम मिनिस्टर गडकरी होंगे। लेकिन जब तक मोदी शाह है तब तक कैसे? मोदी शाह हट जाएंगे, अब रहेंगे नहीं ज़्यादा दिन नहीं रहेंगे। कारण अभिमान और इनसे सब नाराज हो गए, पार्टी भी, आरएसएस भी, सब। पुलवामा अटैक जब हुआ उसके बाद बहुत सारी बातें आपने एक इंटरव्यू में कही। उसके बाद ये कहा गया कि सत्यपाल मलिक जी जो बोल रहे हैं वो सत्य नहीं है, वो झूठ है। कैसे, क्या झूठ है उसमें? उन्होंने कहा कि ये सिर्फ आरोप लगाए जा रहे हैं बीजेपी की छवि धूमिल करने के लिए। कौन सा आरोप लगा? जो मैंने एयरक्राफ्ट को लेकर, वो तो ऑन रिकॉर्डेड है, भास्कर अखबार में फ्रंट पे छपी हुई है न्यूज़, भास्कर में रिकॉर्डेड है, छपी हुई है कि 4 महीने तक उनकी एप्लीकेशन पड़ी रही, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन क्यों नहीं दिए गए एयरक्राफ्ट? नहीं दिए इन्होंने, क्योंकि किसी ना किसी साजिश का अंदेशा तो होगा सरकार को। ये असल में सरकार नाम की चीज़ नहीं आज भी कहीं दिख रही है कि सरकार चलती हुई, सिवाय प्राइम मिनिस्टर। आपको हैरत होगी, ऑफिस नहीं जाते हैं अपने, सारा दिन घर से ही काम करते हैं। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं सोता भी नहीं हूँ, मैं तो देश के लिए इतना काम करता हूँ, मैं तो अब वो देश के लिए तो क्या अपने लिए काम करते हैं सब। लास्ट किसी ने उनको ऑफिस में कब देखा? ऑफिस का प्रधानमंत्री ऑफिस नहीं जाते वो, मंत्रियों के काम। अब मैंने आपको एक सब्जेक्ट दे दिया, आप पता करो कितने दिन से ऑफिस नहीं गए, क्यों नहीं गए। इस बारे में कभी बात भी नहीं होती किसी भी मीडिया चैनल में, मैंने देखा है। किसी ने इस बात को नोटिस ही नहीं किया। मुझे पता है इसलिए मैंने नोटिस किया। मैं तो इनसे जाता था ना घर पे मिलने, तो मैं देखता था सारा सिस्टम। कभी ऐसा लगा कि मैं मतलब बीजेपी से जुड़ने का फैसला मेरा बेहद गलत था? मुझे तो पहले दिन से लगा, मजबूरी थी वो, तो कोई और पार्टी नहीं थी उस वक्त। मैं कभी बीजेपी, मेरी किसी स्पीच में आपको हिंदू मुस्लिम बीजेपी माइंडेडनेस कोई नहीं, मैं तो किसान पॉलिटिक्स से निकला था। वही बोलता था, गांधी, लोहिया, जयप्रकाश, चरण सिंह। अच्छा, ये वही बीजेपी है जो मन से चाल और चरित्र की बात करती है, कांग्रेस पर उंगलियां उठाती है। ये इसमें कुछ है ही नहीं बीजेपी में। और बीजेपी में अच्छे लोग थे अटल जी तक, जी। अटल जी और अडवाणी जी तक थे, उसके बाद तो सब चौपट हो गया। अच्छा, उनकी विचारधारा में, अटल जी, अडवाणी जी की विचारधारा में, और अभी मैं बात कर लूँ
धरती आसमान का फर्क धरती है। आसमान का इतना फर्क है। वो अपने लिए नहीं जीते थे। राम मंदिर निर्माण जब हुआ, उद्घाटन हुआ, उसमें कई ऐसे लोग थे जिनको नहीं बुलाया गया, जिनका राम मंदिर में। अब आप ये देखिए, पहले तो ये कि वो कंप्लीट नहीं थी बिल्डिंग जी। शंकराचार्यों ने चारों ने मना किया, कोई सिर्फ अपनी एरोगेंस में मैं जाऊंगा। और जिनको बुलाया जो राम मंदिर के आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, किसी को भी नहीं बुलाया इन्होंने। ये ग्लोरी शेयर नहीं करते किसी से। आप देखिएगा जब फोटो होता है तो हटा देते, सबको हटाओ, कैमरा जी में, कैमरा फ्रेम में नहीं आने देंगे किसी को। और राम मंदिर के वक्त शंकराचार्य ने भी कहा था कि आप मत कीजिए, उसके अलावा कांग्रेस भी इसके अगेंस्ट थी। कांग्रेस तो छोड़ो, पर शंकराचार्य तो अल्टीमेट अथॉरिटी है हिंदू धर्म की। चारों शंकराचार्य ने एक सुर से कहा था कि ये गलत है, इनकम्प्लीट मंदिर में कोई वो नहीं हो सकता है अनुष्ठान। ब्रजभूषण को नहीं देते, इनके तो ब्रजभूषण ही हैं, वो साफ सुथरे हैं ब्रजभूषण। हरियाणा में जो ये आंदोलन हुआ था पहलवानों का, जब बैठे थे तो सर्दियां निकल गई, गर्मियां निकल गई, लेकिन उन पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। उल्टा अभी जब फोगाट जीती वहाँ, तो बीजेपी ने इस तरीके से कहा कि कांग्रेस इसलिए हार गई क्योंकि पूरा जो ध्यान है वो विनेश फोगाट पर इन्होंने डाल दिया था, जुलाना में डाल दिया था विनेश फोगाट की जीत पर, और इस वजह से कांग्रेस और जगहों पर हार गई। दीपेंद्र हुड्डा से लेकर प्रियंका से लेकर राहुल गांधी सब सिर्फ जुलाना में ही कर रहे हैं। वो बकवास है खैर, लेकिन विनेश तो अपने खुद के नाम से और अपने पराक्रम से जीती। पर मुझे पता है जब पहलवानों का धरना पहले दिन हुआ, मुझे शाम को बजरंग पूनिया का फ़ोन गया। मैं झुंझुनू ज़िले में था राजस्थान में, किसी के यहाँ खाना था फार्म हाउस पे, तो उसका गया, साहब हम यहाँ बैठ गए हैं और आप आ जाओगे तो और लोग भी आना शुरू कर देंगे, कोई आ नहीं रहा है हमारे पास। तो अगले दिन मैं व्हील चेयर पर ही गया और उसके बाद फिर लोग आने लगे, बीरेंद्र सिंह जी गए, सब लोग गए। और इनके मैं मार्च में भी गया व्हील चेयर पे, जब इन्होंने वो पहलवानों ने वहाँ का मार्च किया इंडिया गेट वाला। उसमें जिस दिन इनके ऊपर पुलिस चढ़ाई है और इन पे लाठीचार्ज कराया लड़कियों को, जिस दिन पार्लियामेंट का उद्घाटन हुआ उस दिन मैं उन्हीं के साथ था, वहीं था। और इन्होंने बहुत बेदर्दी से उस आंदोलन को चलने की कोशिश की, तो वो बहादुरी से डटी रहीं सब। बाद में भी उनका समझौता टिकट टाइप लोगों ने करा दिया, चूँकि उसमें से कुछ के पास सरकारी नौकरियां थीं, तो उनको नहीं खोना चाहती थी वो। अच्छा, तोड़ने की भी बहुत कोशिश की। हाँ, वो तोड़ा तो टूटी तो वो नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि सरकारी नौकरी से को मिली हुई है 30,000 की नौकरी, कहाँ मिलती है आजकल, तो वो बेचारी बैठ गई समझौता करके। किसान आंदोलन, राकेश टिकैत से कभी आपकी मुलाकात, कभी बातचीत? राकेश टिकैत के बाप को भी मैं जानता था, उसे भी जानता हूँ। मेरी जिस दिन राकेश टिकैत रोए हैं कैमरा पे, मैंने 11 बजे अमित शाह जी को फ़ोन किया, तब मैं बीजेपी में ही था। मैंने कहा अमित शाह साहब से, मैं कहा बहुत गड़बड़ हो गया। कहने क्या हुआ, कहिए। कहने हाँ रोया सतपाल ये। मैं कहा कल मुजफ्फरनगर में पंचायत है, वहाँ लोग कोई फैसला ले लें, हिंसा हो जाए तो ये बहुत फैल जाएगा, आप इसको रोकिए। तो बोले क्या करें। मैं कहा आप ये करिए कि इसको, बहुत पुलिस भेज रखी थी इसको अरेस्ट करने के लिए, योजना ये थी कि इसको गिरफ्तार कराओ और इसके साथ के लोग जो उन पर लाठी चार्ज करा दो। तो रोया भी ये इसीलिए था, मुझे कह रहा था कि नंद किशोर गुर्जर और गुंडे आए हुए हैं, मुझे मारेंगे मेरे लोगों को, ये वो। तो अमित शाह ने कहा कि तुम ऐसा उसको कह दो मुझे फ़ोन कर ले। तो मैंने इसको कहा कि तुम अमित शाह साहब को फ़ोन कर लो। तो इसने पूछा कि साहब क्या हुक्म है। उन्होंने कहा कुछ हुक्म नहीं है, तुम्हारी पंचायत है कल मुजफ्फरनगर में, उसमें कोई हिंसा की बात मत करना। तुमने कहा जी नहीं करेंगे। तो फिर उस रात उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पर मैं जानता हूँ वो तो सब दलाली कर, इतनी दौलत बनाई है उसने आंदोलनों से, जितने टोल हैं मुजफ्फरनगर तक के सबसे पैसे लेता है। लेकिन ये भी कहा जा रहा था कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी हैं, इसमें जाट नहीं है, सिख नहीं है, फंडिंग हो रही है, आतंकवादी तक उन किसानों को कह रहे। किसने कहा था ये? बीजेपी। पागल में साले। अब एक बात बताइए कि वो तो प्योर किसान आंदोलन था। दुनिया में कोई आंदोलन हुआ कि जो साल भर चला हो और 700 लोग मरे हों किसानों के, और एक चिड़िया पे भी कंकड़ ना फेंकी गई हो? ऐसा आंदोलन तो हुआ ही नहीं, दुनिया में नहीं हुआ कहीं।
खालिस्तानी होते तो खालिस्तानी तो इनको मार देते। वो तो सब सिंपल लोग थे किसानों के। मैंने कहा इसको जब मैं मिलने गया प्रधानमंत्री से, मैं कहा साहब इनको ये मत समझना मेले कुचेले लोग आ गए, ऐसे चौधरी हैं जिनकी 40-40 गाँव में पंचायत में बात सुनी जाती है। खामियाजा भी भुगतना पड़ा। हाँ, भुगतना ही पड़ा। वो तो 2 महीने बाद माफ़ी मांग के कानून वापस लिए ना, कि हम अपनी बात समझा नहीं पाए, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए। अभी भी ये कहा जा रहा है कि किसान नाराज एक बार फिर से आंदोलन करेंगे। आंदोलन तो देखो रोज होते नहीं है, पर यह है कि अगर हो गया तो फिर संभलेगा नहीं किसी से। शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री, उनसे संभल पाएगा कुछ? नहीं, उसको वेल मीनिंग समझते हैं लोग, लेकिन वो क्या करेगा जब ये मानेगा नहीं कोई बात। अभी एमएसपी की बात नहीं मानेगा आसानी से, जबकि इसका प्रॉमिस था चलो आओ ऑस्कर अंदर चलो। एमएसपी का इसने प्रॉमिस किया था जब किसान आंदोलन वापस लिया, आज तक नहीं की। कारण कि वो अडानी को सूट नहीं करती। अडानी ने हरियाणा में बहुत बड़े बड़े गोदाम बनाकर अनाज भर दिया उसमें खरीद के, तो अब वो मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है। एमएसपी लागू होगी तो कंट्रोल नहीं होगा मार्केट। आपको ऐसा लगता है कि बीजेपी में कोई भी एक ऐसा नेता या फिर मंत्री है जिनकी बात जो है वो प्रधानमंत्री या फिर अमित शाह सुन सकते हैं? अगर वो किसी की नहीं सुनते दोनों, ना कोई कहता उनसे डर की वजह से। सिर्फ डर की वजह से? हाँ, ऑफ कोर्स डर की वजह। वो डर या तो ईडी सीबीआई का या फिर हाँ, अपना डर पद वही जाने है का। कि बदले की भावना से काम करते हैं। लेकिन बीजेपी तो ये कहती है कि हमारा कोई हाथ नहीं ईडी सीबीआई में, हम नहीं भेज रहे। अगर आपके नाम कुछ गलत, आपके पास बेनामी संपत्ति है या फिर। मैं ये कहता हूँ कि मैं भेजता हूँ ईडी सीबीआई, मेरे कहने से मोदी के यहाँ चले जाएं तो कपड़े ही एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा इतने कपड़े और घड़ियाँ कहाँ से आई हैं। लेकिन मीडिया में तो ऐसा दिखाया जाता ना कि प्रधानमंत्री का भौकाल है, ऐसा ही होना चाहिए। मनमोहन सिंह तो चुप प्रधानमंत्री थे, ये जो नरेंद्र मोदी साहब हैं ये तो देश विदेश में घूम रहे हैं, लोगों से अच्छे संबंध बना रहे हैं, बाहर के देश के लोगों से। उनके लिए तो ये कहा जाता है कि वो भौकाल उनका बना दिया। ये सब इनके प्रचार के सिस्टम हैं बीजेपी के, बाकी कुछ इनकी विदेश में भी छवि नहीं है, यहाँ भी छवि नहीं है। ये कहा जाता है कि प्रधानमंत्री की जो सैलरी है वो कन्यादान के लिए देते हैं, अगर उनके स्टाफ में से किसी की बेटी की शादी वो तो अच्छी बात है, देनी चाहिए। तुम्हें क्या करना, तुम्हारे तो कोई है नहीं। वो तो कहते हैं इसलिए नहीं है ताकि हम देश की सेवा कर सकें। हमने इसलिए शादी नहीं की, प्रधानमंत्री हो। उन्होंने तो शादी कर रखी, वो छोड़ दी लड़की अच्छी भली, जिससे शादी हुई वो तो टीचर है, उसको छोड़ रखा है। इसने क्यों छोड़ रखा भाई, कोई पूछे? देश की सेवा के लिए। देश की सेवा जरूरी होती है कि आप ये देखिए कि गांधी तब महात्मा होते हैं जब कस्तूरबा साथ में होती है। इसके तो साथ नहीं है। जमुना है, क्या नाम है लड़की का? यशोदा बहन। यशोदा बहन। परिवार से अलग उनका कहना है कि मैंने देश को चुना क्योंकि मैं देश की सेवा करना चाहता था। ऐसे तो बीजेपी में बहुत सारे नेता जो इसी बात को बकवास कर रहे हैं, और इसीलिए कहा जाता है कि राहुल गांधी भी शादी नहीं कर रहे हैं ताकि वो भी इसी तरीके से एक दिन प्रधानमंत्री। नहीं, राहुल गांधी शादी करेंगे, कोई ठीक ठाक लड़की मिल जाएगी तो। नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि सलमान खान के बाद राहुल गांधी की सबसे ज्यादा चर्चा होती है कि उनको शादी कर लेनी चाहिए, और बहुत ज्यादा लोग अब राहुल गांधी को पसंद भी करने लगे हैं। कर लेगा किसी दिन। अब उनकी माता को भी एक बहू चाहिए, जो सोनिया गांधी को और प्रियंका गांधी। सोनिया गांधी को तो शायद नहीं चाहिए, वो तो नहीं किसी को बर्दाश्त करती है। आपने सोनिया गांधी से भी मुलाकात की है? मैं बहुत पहले मिला हूँ। उनका भी वो भी काफी विनम्र हैं। हाँ, वो दूसरी तरह की हैं। अच्छा। हाँ। और प्रियंका और राहुल एक जैसे? प्रियंका राहुल एक जैसे। अच्छा, प्रियंका गांधी से याद आया, लोग कहते हैं कि बीजेपी भी कहती है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार की और ये सब बातें करती है। रॉबर्ट वाड्रा को ही आप देख लीजिए, उनके पास कितनी बेनामी संपत्ति है। तो जेल भेजो ना उनको। हम तो उनकी कोई वकालत कर नहीं रहे हैं। होगी, रॉबर्ट वाड्रा ने गड़बड़ की होगी। अच्छा, जो बीजेपी में जाते हैं उनके लिए कहा जाता है कि ये मशीन में धुल गए और ये सफेद हो गए। अब वो कांग्रेस से गए हो या फिर किसी भी विपक्षी पार्टी से गए हो, पहले तो उनमें बुराई दिखाई देती है लेकिन एकदम से वो साफ हो जाते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा हो जाए, ये तो है। ये तो आप जितने कितने लोग हैं, हेमंत बिस्वा हैं और बहुत लोग हैं। ये ऐसा होता है कि आप एक तरफ से अब आप देखो ना, ये अपने महाराष्ट्र वाले, इनको प्रधानमंत्री शाम को कह रहा है कि 2,500 करोड़ है, क्या है, सुबह उसकी ओथ हो रही है। यही कारण है कि महाराष्ट्र में बीजेपी से अलग
हाँ, उधर जो हमारे साथ आ गया वो ठीक है, जो सामने है उसमें सारे अवगुण हैं। और इसीलिए विपक्ष के नेता भी चले जाते हैं और सत्यपाल मलिक जी नहीं गए। नहीं, मेरे पे क्या है, अच्छा बताओ सच में, मैं जाऊं मेरा क्या फ़ायदा हो जाएगा जाने से? मुझे बिजनेस करना नहीं, कारोबार मेरे पे है नहीं, मेरा कोई बच्चा राजनीति में वो उसमें बिजनेस में है नहीं, तो मुझे किस लालच में करना? 2 रोटी मुझे पेंशन से मिलेंगी, वो काफ़ी है मेरी पेंशन 1 लाख के करीब हो जाती है। मेरी तो खर्चा भी नहीं होती, अगर मैं नौकरों की तनख्वाह ना दूं तो खर्चा भी नहीं हो। अभी जो स्टाफ में आपके साथ हैं, जो ये काम कर रहे हैं आपके यहाँ पर, ये उस वक्त भी यही थे जब यही थे मेरे तो 20 CBI साल से ये गवर्नरशिप में सारे में यही थे। ये लड़का मनोज था, ड्राइवर था बस। इनसे भी राहुल गांधी ने जब मुलाकात की तो काफी विनम्र आपने जो ड्राइवर वाली तो ड्राइवर को तो नमस्ते करी उसने। ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुझे लगता है जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे होंगे इस तरीके ना, इस तरह के नहीं थे। मैं तो बहुत दिन से उनको जानता हूँ। अच्छा, गुजरात दंगे जब हुए थे, जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब अटल जी ने राजधर्म उन्हें याद दिलाया था कि अटल जी तो उनको बम्बई जा रहे थे, हटाने वाले थे। वो तो अडवाणी जी और जेटली ने रुकवाया कि नुकसान हो जाएगा, ये बहुत पॉपुलर है, खड़ा हो गया दिक्कत कर। उस वक्त हिंदू मुस्लिम दंगे में तो जो दंगे की बात करता है वो पॉपुलर हो जाता है। आज अटल जी होते तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह मुश्किल में होते। हाँ, अटल जी अगर होते तो शायद ये प्रधानमंत्री ना होते, ये प्रधानमंत्री नहीं होते, कोई और। गडकरी का नाम भी हमने कई बार सुना है और राजनाथ का नाम भी हमने इस रेस में। राजनाथ तो कहीं नहीं है, पर गडकरी इज द बेस्ट जनता के हिसाब से, जनता लोगों के के हिसाब लिए। से। हाँ। देखो आप कितने हाईवेज उन्होंने, मैं डीडवाना से आ रहा था दिल्ली, इतनी सड़कें क्रॉस की हैं, सब इनकी बनवाई हुई हैं। पुरानी सड़क है, उसको क्रॉस करते हुए हाईवेज निकाले हैं बहुत सारे। आज बीजेपी अगर कोई चीज क्लेम कर सकती है तो वो गडकरी का किया हुआ काम है, उसको कर सकती है। जीत भी सकती है। जीत ये भी सकती है। ऐसा है जो जनता को जो काम एक कहा जाता है वो कि दिखाई देता है। हाँ, वो दिखाई देता है कि आपको कि लोग ट्रेवल कर रहे हैं, दूरी कम हुई है। बिल्कुल बिल्कुल सर, हमने चाय पी है, दूरी भी कम हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि जो सबसे ज्यादा काम किया है वो गडकरी ने ही किया है बीजेपी में। सबसे ज्यादा और क्वालिटी काम किया। इनके डिपार्टमेंट में भ्रष्टाचार भी नहीं था। तो ये थे हमारे साथ सत्यपाल मलिक जी, जिन्होंने खुलकर बात की और एक बार फिर से उन्होंने साबित कर दिया कि वो कितने सीधे साधे व्यक्तित्व वाले राजनेता रहे हैं। और आज भी जैसी वो जिंदगी जी रहे हैं, ये इस बात को साबित करता है कि वो डरते नहीं हैं, वो लड़ाई लड़ते आए हैं और आगे भी लड़ेंगे। और जब तक पार्टी से अलग होकर भी और अभी जितना सादा जीवन वो व्यतीत कर रहे हैं, हमेशा इसी तरीके से करते रहेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं और झुकेंगे नहीं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, हमें समय देने के लिए। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।